हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक इनकम टैक्स का थर्ड चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज का टॉपिक ग्रेजुटी पढ़ेंगे। ग्रेजुटी की राशि कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अपने सेवा काल में दी गई सेवा के पारितोषिक के रूप में या उपहार के रूप में उनके सेवानिवृत्त होने पर या मृत्यु होने पर नियोक्ता से प्राप्त होती है। ग्रेजुटी की राशि पर कर लगाने संबंधी जो प्रावधान है वो इस प्रकार है। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता और सुरक्षा सेवा में लगे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर या मृत्यु पर कोई ग्रेजुटी की राशि प्राप्त होती है तो ग्रेजुटी की संपूर्ण राशि पूर्णतः करमुक्त होती है और इनके अलावा समस्त कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की राशि एक सीमा तक ही करमुक्त होती है। करमुक्त राशि की गणना करने के लिए कर्मचारियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है और दूसरा ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 वैधानिक निगमों, कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों और रेल कंपनियों पर लागू होता है। यह अधिनियम ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होता है जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 तभी लागू होगा जब कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति तक या सेवा त्यागने तक लगातार 5 वर्ष तक कार्य किया हो। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह कार्य के लिए अयोग्य हो जाता है तो जो ये 5 वर्ष का प्रतिबंध है वो ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। तो जिन कर्मचारियों की ग्रेजुटी पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है उन्हें प्राप्त ग्रेजुटी की राशि की करमुक्ति के लिए के लिए 3 कंडीशन दी गई है और इन 3 कंडीशन में जो राशि सबसे कम होती है उस राशि की सीमा तक ही ग्रेजुटी करमुक्ति होती है। तो जो 3 कंडीशन है उनमें से जो सबसे पहली कंडीशन है वो है सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। सेकंड है अधिकतम करमुक्त राशि जो सरकार ने घोषित कर रखी है या फिक्स कर रखी है वो है 20 लाख रुपए। और थर्ड है वास्तविक प्राप्त ग्रेजुटी की राशि। तो इस प्रकार जो ये 3 कंडीशन है उन 3 कंडीशन में जो राशि सबसे कम आती है उस राशि तक ही ग्रेजुटी करमुक्त होती है। इन कंडीशन से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण है। यदि सेवा अवधि में महीने भी सम्मिलित है तो 6 महीने से अधिक की अवधि को 1 वर्ष माना जाता है और 6 महीने तक की अवधि को छोड़ दिया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी 20 साल 8 महीने की नौकरी करके सेवानिवृत्त हुआ है तो सेवा अवधि के लिए 21 वर्ष माने जाएंगे क्योंकि ये जो 8 महीने हैं वो 6 महीने से अधिक की अवधि है और 6 महीने से अधिक की अवधि को 1 वर्ष माना जाता है। लेकिन यदि कर्मचारी 20 वर्ष और 5 या 6 महीने नौकरी करके सेवानिवृत्त होता है तो जो सेवा अवधि है वो 20 साल ही ली जाएगी क्योंकि जो ये महीने की है वो 6 महीने से कम है और 6 महीने से कम की अवधि को छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार सेवा की अवधि में 6 महीने से अधिक की अवधि को 1 वर्ष माना जाएगा और 6 महीने तक की अवधि को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है वेतन की गणना की वेतन कैसे काउंट किया जाएगा। तो वेतन की गणना करने में मूल वेतन और महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है। महंगाई भत्ते को सदैव शामिल किया जाता है चाहे वह सेवा शर्तों के दिन हो या नहीं हो। और ये मूल वेतन और महंगाई भत्ता कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम महीने के वेतन के आधार पर शामिल किए जाते हैं। 15 दिन का वेतन निकालने के लिए पहले 1 दिन का वेतन निकाला जाएगा और 1 दिन का वेतन निकालने के लिए महीने में 26 दिन मानते हुए लास्ट मंथ की सैलरी जो बेसिक सैलरी और डीए का टोटल होगा तो लास्ट मंथ की सैलरी में 26 का भाग देकर 1 दिन का वेतन निकाला जाता है। तो इस प्रकार सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो सैलरी ऑफ लास्ट मंथ डिवाइडेड बाई 26 जिससे 1 दिन की सैलरी आ जाएगी और जिसे 15 से मल्टीप्लाई करने पर 15 दिन का वेतन आ जाएगा और उस 15 दिन के वेतन को टोटल सर्विस पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे वो सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन आ जाएगा।
नेक्स्ट है ऐसे कर्मचारी जिन पर ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है, तो उनको यदि कोई ग्रेजुटी की राशि मिलती है तो ग्रेजुटी की राशि के लिए 3 कंडीशन दी गई है, और इन 3 कंडीशन में जो राशि सबसे कम होगी उस राशि की सीमा तक ही ग्रेजुटी कर मुक्त मानी जाएगी। फर्स्ट है सेवा के प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन। तो इसमें सेवा अवधि में अगर महीने भी शामिल है तो महीने को छोड़ दिया जाता है और पूर्ण वर्षों को ही लिया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी 18 साल और 10 महीने की नौकरी करके सेवानिवृत्त होते हैं, तो जो सेवा अवधि है उसमें पूर्ण वर्ष ही लिए जाएंगे, और पूर्ण वर्ष 18 साल है तो 18 वर्ष ही ली जाएगी, 10 महीने को छोड़ दिया जाएगा। तो सेवा के प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स होता है। और जो वेतन की गणना है या एवरेज सैलरी की गणना है वो सेवानिवृत्ति या मृत्यु या नौकरी को त्यागने से तुरंत पहले के 10 पूर्व कैलेंडर माह में प्राप्त मूल वेतन, महंगाई भत्ता और बिक्री पर निश्चित कमीशन के औसत के आधार पर ली जाती है। महंगाई भत्ते को यदि वह सेवानिवृत्ति के लाभों की गणना करने के लिए इसे वेतन माना जाता है तभी लिया जाएगा, वरना इसे छोड़ दिया जाएगा। और सेकंड है अधिकतम कर मुक्त राशि जो 20 लाख रुपए है, और थर्ड है वास्तविक प्राप्त ग्रेजुटी की राशि। तो इस प्रकार 3 कंडीशन दी हुई है, और इन तीनों में जो राशि सबसे कम होती है उस राशि की सीमा तक ही ग्रेजुटी कर मुक्त मानी जाती है। तो जब ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो जो सर्विस पीरियड है उसमें यदि 6 महीने से अधिक की सर्विस है तो उसे 1 वर्ष मान लिया जाता है, और 6 महीने से कम की सर्विस है तो उसे छोड़ दिया जाता है। और सैलरी में लास्ट मंथ की सैलरी और डीए को लिया जाता है। लेकिन यदि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तो सर्विस पीरियड के लिए प्रत्येक पूर्ण वर्ष को ही लिया जाएगा और महीने को छोड़ दिया जाएगा। और जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी ली जाती है, और एवरेज सैलरी रिटायर होने से तुरंत पहले के 10 महीने के वेतन के औसत के आधार पर ली जाती है। और इसमें जो 15 दिन का वेतन है वो 30 दिन के आधार पर निकाला जाता है। और जब ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो जो 15 दिन का वेतन है वो महीने में 26 दिन मानते हुए निकाला जाता है। लेकिन यदि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होता है तो जो महीना है वो 30 दिन का मानते हुए ही 15 दिन के आधार पर ग्रेजुटी निकाली जाती है।